जो पढ़े उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब हो जाए। ये क्विक रिवीजन क्लास होने वाली है डिमांड के ऊपर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। सो ओवरऑल चैप्टर का अगर आपको रिवीजन चाहिए तो ये इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि हमको पता है क्या, ये प्राइस और इसके बीच में क्या नेगेटिव रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, है ना। क्वांटिटी डिमांड के अंदर इन दोनों चीज़ के बीच में क्या नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घट जाता है और वाइस वर्सा। सो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हमें बैठता है, सही बैठता है, देख लेते हैं। प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑल्सो नहीं, प्राइस इंक्रीज नहीं, प्राइस इंक्रीजेस हाँ। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाता है, प्राइस सी। जैसे प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिमांड कर्व इज टिपिकली स्लोप्स क्या, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सो बिना टाइम गवाए हम इसको डाउनवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द राइट इंडिकेट्स क्या होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। ऑफ कोर्स शिफ्ट का मतलब शिफ्ट और मूवमेंट में सिंपल सा एक डिफरेंस है, शिफ्ट और मूवमेंट। ओके, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि इंसान एक जगह से दूसरे शहर शिफ्ट होता है ना, दैट्स द थिंग, दैट्स द केस। लेकिन मूवमेंट का मतलब क्या है, इधर खड़ा है, एक जगह खड़ा है, उधर से थोड़ा मूव होके क्या दूसरी जगह मूव हो जाता है, इधर आसपास या फिर समथिंग लाइक दैट। लेकिन शिफ्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली एक दूसरी जगह चले जाना, है ना। मूवमेंट अगर इंसान खड़ा है तो थोड़ा पैर हिला के दूसरी जगह मूव कर देता है, तो दैट्स अ थिंग। लेकिन शिफ्ट क्या होता है, कंप्लीटली एक नई जगह पे शिफ्ट हो जाना। सो ये सिली से मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, सो दैट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना सिली लॉजिक आप उसमें लगाएंगे तो चीज़ें इतनी जल्दी याद रहेंगी। सो एक छोटा सा रीज़न मैंने दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, इसका जवाब था, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द राइट इट इंक्रीज इन द डिमांड कर्व, है ना। इसको तो डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये है, ये हमारा डायग्राम है, ये क्या शिफ्ट होके इधर आ गया, सिंपल इधर हो गया। और लेकिन मूवमेंट में क्या होता है, ये सेम में इधर था, इधर चला जाएगा, है ना। अपवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट में उसी कर्व के अंदर ही अप एंड डाउन होता है, इधर वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, एक ही लाइन के अंदर, इसी लाइन में जो करेगा वो उसे मूवमेंट कहेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ये हमें पढ़ लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड ऑफ कर्व। तो ये काफ़ी सिंपल है, प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, कंज्यूमर इनकम, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये काफ़ी सिंपल सा सवाल था। इस प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता। ओके, सो प्राइस ऑफ द गुड, जैसे कि मैगी मान लो, मैगी का उसका खुद का प्राइस, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड देख लो, सब्स्टिट्यूट गुड हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है, ठीक है। और कंज्यूमर इनकम, जो उसको कंज्यूमर मैगी के जो कंज्यूमर है उनकी इनकम, वो डेफिनेटली मैटर करती है। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं क्या, डिमांड, वो किसकी व्यू से देखा जाता है, वो कंज्यूमर की व्यू से देखा जाता है, तो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। इज़ दैट सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड विल क्या होगा इसमें, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द गुड, डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द गुड, नॉट अफेक्टेड द डिमांड ऑफ द गुड। ओके, सो इसमें हमें क्या है बताया है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, मैगी और यीपी, ठीक है। ये इसका सब्स्टिट्यूट है, लोग इंसान मैगी लेगा नहीं तो यीपी लेगा। अभी एक सिंपल मार्केट की तरफ हम एग्जांपल इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैगी का प्राइस 10 रुपये, ठीक है, और इसका भी 10 रुपये, मान लो अभी एक सिचुएशन होता है, यीपी का प्राइस क्या हो जाता है, ये इसका सब्स्टिट्यूट गुड है और ये इसका सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड है। तो क्या होता है, तो मान लो यीपी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया 12 रुपये। अब जो यीपी के जो कंज्यूमर है वो क्या करेंगे, वो अभी सोचेंगे भाई हमें 10 रुपये में जो चीज़ मिला था हमें वही चाहिए, तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो हमारे जो कंज्यूमर थे वो कहाँ पर अभी ईपी से मैगी की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये इसका सब्स्टिट्यूट गुड है ना। वाइस वर्सा, अगर इसने 12 कर लिया और इसने इसका वही 10 रहा, तो अभी लोग कहाँ सस्ते वाली चीज़ पर ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो वही एग्जांपल यहाँ पर हमें क्लियर करता है इस कॉन्सेप्ट को। तो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ईपी के प्राइस में बढ़ने से किसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी सब्स्टिट्यूट गुड की। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड क्या था, मैगी था, तो उसका क्या हो गया, इसके प्राइस, हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड विल इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड।
किसी दूसरे ने प्राइस बढ़ाया तो अपने वाले गुड का डिमांड बढ़ जाएगा, वहाँ के कंज्यूमर क्या खरीदेंगे, इधर वाली चीज़ खरीदेंगे, मैगी खरीदने लग जाएंगे। ओके, अ डिक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम विल लीड टू, अगर आप एक कंज्यूमर हो, आपका क्या हो गया, इनकम कम हो गया, तो आप क्या करेंगे, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड। ठीक है, नॉर्मल गुड जैसे घर के साधारण चीज़ें, वॉशिंग मशीन, टीवी, सोफ़ा एंड अदर या डेली बेसिस यूजेस, डेली बेसिस के सामान जो होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। an increase in the demand for the normal goods, an increase and a decrease in the demand for normal goods, no change in the demand for normal goods, none of the above। तो क्या होगा, वो डिक्रीज़ कर देगा, वो क्या करेगा, इस ऐसे सिचुएशन में वो अपना डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड, वो इन सब चीज़ों को खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा, मेरी इनकम कम होगी, क्या मैं ये लूँ, अगले महीने क्या इसका मैं EMI भर पाऊँगा, ऐसे टाइप ऑफ 10 चीज़ें दिमाग में आने लग जाती है। ओके, तो नेक्स्ट, इफ़ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, अगर एक गुड दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट है, जैसे चाय, जैसे कि इंक और पेन, कार एंड पेट्रोल, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन विल लीड टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाता है, पेट्रोल मान लो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। ओके, कुछ टाइम मतलब कुछ हद तक ये अफेक्ट करती है साइकोलॉजिकली। ओके, सो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। if two goods are complement, and increase in the price of one good will decrease the demand for the other। Okay, the quantity demand of a good is determined by consumer preference, consumer income, price of the good, all of the above। okay, यहाँ पर आंसर हो जाएगा all of the above। क्यों, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्या प्रिफर कर रहा है, कौन सी चीज़, वो डिपेंड करता है, उसकी चॉइस हमेशा डिपेंड करती है, वो मैगी खरीदेगा या ये भी खरीदेगा, है ना। कंज्यूमर प्रेफरेंस वो होता है। कंज्यूमर इनकम, उसकी इनकम कितनी है वो भी डिपेंड करता है, वो 10 पैकेट मैगी लेगा या 5 पैकेट, है ना। तो कंज्यूमर इनकम और प्राइस ऑफ द गुड, जैसे हम सब्स्टिट्यूट गुड में अभी ऊपर पढ़े, वो ये पिल का अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मैगी पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो वो प्राइस ऑफ द गुड पे भी डिपेंड हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑक्योर्स व्हेन the price of a good increases and consumers buy more of it। The price of a good increases by and consumer buy less of it and more of a substitute good। consumer income increases, इनकम की तो बात ही नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वो इनकम इफेक्ट में चला जाता है, तो यहाँ पर ये वैसे ही गलत हो गया। ओके, द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस एंड कंज्यूमर बाय लेस ऑफ इट एंड मोर ऑफ इट सब्स्टिट्यूट गुड, ये थोड़ा सही लग रहा है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस एंड कंज्यूमर बाय मोर ऑफ इट। ओके, तो वो वाली चीज़ तो करेंगे नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट जैसे कि यहाँ पर क्लियरली बताया, तो इनकम इफेक्ट में क्या होगा, कौन सा इफेक्ट हुआ, इनकम के ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना, इनकम के इफेक्ट से डिपेंड करेगा, डिपेंड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ गुड इज़ इन्फीरियर, हम 15 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, सो 17 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछता है यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटरिस पैरिबिस। सेटरिस पैरिबिस का मतलब क्या होता है, सेटरिस पैरिबिस, तो होल्डिंग, इसका जनरल मीनिंग होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन सा ऑप्शन उसको डिनोट करता है, होल्डिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट अलाउइंग ऑल वेरिएबल चेंज। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता। सो एग्जामिन ऑल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मल गुड इज डिफाइंड एज अ गुड विच डिमांड इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। डेफिनेटली अ गुड विच हैज़ अ डिमांड डिक्रीजेस, a good which demand decreases as the income increases, a good that is essential for survival, a good that is luxury। okay, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नॉर्मल गुड, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हम एसी फ्रिज ये सब चीज़ों को अपडेट करते हैं ना, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, घर की जो साधारण वस्तुएं, उन सबको बोलते हैं क्या, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। ओके, सो वी आर गुड टू गो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस मतलब क्या होता है, क्रॉस का क्या मतलब होता है, क्रॉस जनरली इट्स लुक लाइक दिस। ओके, सो जनरली ये दिस लुक लाइक दिस, तो क्रॉस ये उसको अफेक्ट करेगा और ये उसको अफेक्ट करेगा, है ना। ठीक, वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में आते हैं। ठीक है, रिलेटेड गुड में आते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। एक गुड के प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड में क्या चेंज होता है, तो वी
included that in this over here. So what is the meaning of this? The cross price elasticity of demand measures the responsiveness of the demand. Okay, तो this is the price elasticity basic concept. The responsiveness of demand to change in the price of a related good. Yes, related good, आप related good दिया है. And the second thing which make it more correct option is responsiveness. So the responsiveness of the demand to change in the consumer income. Okay, this is also wrong option. The responsiveness of demand to change the price of good itself. Okay, so most appropriate option is option answer A. So moving to the next question, number 20. If two goods are substitute, the cross price elasticity demand is ओके. सब्स्टिट्यूट गुड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? टी एंड कॉफ़ी. अगर कॉफ़ी में प्राइस बढ़ता है तो द पर्सन विल शिफ्ट टू द टी. सो इसमें क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है. एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड भी बढ़ जाता है. ओके, दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. Okay, so next question is on the concept of diminishing marginal utility implies diminishing marginal utility. Diminish, the word is diminish. Diminish में जाना तो marginal utility as more unit of commodity we consume, the marginal utility declines. So उसका मतलब क्या होता है? The total utility decline as more and more goods consumed. Additional satisfaction decreases as more and more good consumed. The both answers looks right, but there is a difference. The price of goods decreases. Okay, this is so more appropriate option is B. The satisfaction level decreases as well as the utility also decreases, but it not decreases, it start declining in a increasing rate. So there's a difference. Leftward shift in the demand curve. A leftward shift in the demand curve can be caused by a leftward demand curve. This is the demand curve. It's moved in this word leftward. So when happen this kind of situation, a situation कब होती है? An increase in the consumer income and decrease in the price of substitute good across and increase in the price of complement. Okay, shift में as I have already explained, shift कब होता है? जब प्राइस के अलावा any other factor मैटर करते हैं. सो यहाँ पे प्राइस के अलावा जो भी सारे फैक्टर वो सब यहाँ पे अफेक्ट करेंगे तो प्राइस को छोड़ देते हैं. एंड इंक्रीज द कंज्यूमर इनकम ये हो सकता है. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड. तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम. ओके, सो अ डिमांड कर्व इज परफेक्टली. Okay, so the next question is a demand curve that is perfectly elastic. So assume that ये एक डिमांड कर्व है, इसकी दोनों पॉइंट्स परफेक्ट होती है. ओके, द लास्ट वन इज़ ये ऐसा डिनोट करता है यहाँ पर डिमांड कर्व. सो ये क्या होता है? इनइलास्टिक. और यहाँ पर जो होता है दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक. ओके, so this is the elastic point and perfectly elastic. So which one is horizontal, vertical, upward sloping, downward sloping? So the answer is horizontal sloping. This because it's lie here infinity जिसका price elasticity होता है. So this is horizontal and this is the answer. The price elasticity of demand for a good is ओके. सो हमारे यहाँ पर ऑप्शन क्या था? नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ तक सही है. ऑफ डिमांड टू चेंज इन द कंज्यूमर इनकम नहीं होता. एंड द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ इट्स नेवर एन ऑप्शन. ओके, सो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज़ 2. ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? यहाँ पर 2 है. 2 कहाँ होता है? ये अगर डिमांड कर्व है तो यहाँ पर इन्फिनिटी होता है ना? यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है ना? ग्रेटर देन 1. तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाला सिचुएशन में बोलता है, ये वाला ना इन्फिनिटी वाला जो पोजीशन ना यूनिटरी, इन दोनों के बीच वाला पोजीशन ग्रेटर देन 1 होता है. ओके, और ये 0 होता है. तो ये ऑलमोस्ट इलास्टिसिटी वाला पोजीशन, नॉट परफेक्टली इलास्टिक, नॉट यूनिटरी, इट वाज इलास्टिक. तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा इलास्टिक, नॉट इन इलास्टिक कहाँ हो जाएगा? 0 वाला पोजीशन पे हो जाएगा, है ना? और यूनिट इलास्टिक उससे ठीक ऊपर हो जाएगा, बीचों बीच हो जाएगा 1, जहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है. यूनाइट इलास्टिसिटी है ना, वहाँ पर यूनाइट इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व फॉर अ गुड. सो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बताया था. तो मूवमेंट क्या होता है? अप एंड डाउन, या फिर वो इधर ऊपर जाएगा प्राइस में कोई भी चेंजेस आने की वजह से, इधर वो इस पोजीशन में से इधर चला जाता है या फिर इधर चला जाता है, इधर अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है. इनको हम बोलेंगे क्या? हम यहाँ पर बोलेंगे मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. सो ओके, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं. ये चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड और मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व कब होता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज की वजह से. ओके, तो यहाँ पर प्राइस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है हम यहाँ पे देख लेते हैं. चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड नहीं, ओन प्राइस की वजह से होता है. चेंज इन द ये भी गलत है हमारा. तो चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स गुड इटसेल्फ. सो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द प्राइस ऑफ अ कॉफी इंक्रीजेस एंड द डिमांड फॉर द टी इंक्रीजेस, यस, दिस इंडिकेट्स दैट सब्स्टिट्यूट
है ना। प्राइस और क्या ये कॉफ़ी और क्या है हमारा टी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इधर टी नहीं तो कॉफ़ी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। ओके, the slope of linear demand curve is the slope of constant variable positive and okay, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ये कर्व है तो यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ हो रही है ना, हाँ यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं आ रही। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। अ वेबलेन गुड इज़ वन वेयर, ओके वेबलेन गुड का मतलब क्या होता है, वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन के केस में जाता है ना, वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है ना। तो इसीलिए और वो पॉजिटिव स्लोपिंग होता है, और उसमें सबसे इजी अगर टर्म में हम देखें तो जब प्राइस बढ़ता है गुड का तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। सबसे उसका एग्जांपल है वो लग्जरीज गुड होती है, वो एंटिक पीसेस जितने भी वर्ल्ड है वो सारे वेबलेन गुड में आता है। हीरा, कोहिनूर हीरा हो या फिर कोई एंटिक पेंटिंग्स हो जाते हैं तो उनका डिमांड उतना ही बढ़ता है जितना उनका प्राइस बढ़ता जाता है। तो लोगों के बीच में दिमाग में अच्छा ये महंगी चीज़ है, इसको खरीदना है, तो एक सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें सब खरीदते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीज। पहला वाला आंसर सही लग रहा है। लेट्स दूसरा वाले पढ़ लेते हैं। डिमांड डिक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज, नहीं, डिमांड इज अनअफेक्टेड बाय द प्राइस। ओके, आई थिंक वी आर क्लियर ओवर हियर। If the demand curve is perfectly inelastic, the demand curve is okay. Inelastic point कहाँ पे होता है, जिद्दी पॉइंट। इनइलास्टिक बिल्कुल नहीं सुनता, जीरो, है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। और परफेक्टली इलास्टिक कहाँ पे, ये परफेक्टली इलास्टिक, है ना। ओके, सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, वर्टिकल। मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, इधर होता है और हमारा ये जीरो वाला पॉइंट होता है। तो हमारा जो डिमांड कर्व जो बनता है वो जनरली कैसा बनता है, और वर्टिकल बनता है। ओके, ज़ीरो, प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए, डिमांड कर्व वैसे ही रहेगी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इंसुलिन, डायबिटीज़ लोगों का इंसुलिन में मेडिसिन, है ना। तो यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा आंसर। ओके, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड विल, कॉम्प्लीमेंट एक गुड दूसरे को अगर कंप्लीट करता है, कौन सा, जैसे डीजल और कार, है ना। अगर एक गुड की प्राइस कम हो जाती है तो उसका क्या होगा, दूसरे वाले चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड, increase in the decrease not affect the demand, decrease in the price of the complement good will increase the demand for the good, yes। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड इज़, ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड इज़, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, इनकम जैसे नॉर्मल गुड जैसे फ्रिज या फिर घर की दूसरे सारे सामान, फर्नीचर्स हो गए, है ना। तो ये सब नॉर्मल गुड में आते हैं। तो इनकम बढ़ने से इसका क्या होता है, इनकम बढ़ेगा तो इन सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, if a 10% increase in the price leads to 5% decrease in the quantity demand, the price elasticity is, okay, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसको हमें। ओके, सो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दोबारा और भी अच्छी तरह से करेंगे फिर आगे। सो विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लग्जरी गुड्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ लग्जरी गुड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स कार। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट दैट द टोटल, ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज एज मोर एंड मोर गुड इज कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंज्यूमर मोर ऑफ अ गुड इवेंचुअली डिक्रीज। एडिशनल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एडिशनल यूनिट फ्रॉम कंज्यूमर कंज्यूमिंग मोर ऑफ अ गुड इवेंचुअली डिक्रीजेस। यस, ये थोड़ा सही लग रहा है। Total utility decreases as more and more of a good is consumed. Total utility increases as more at decreasing rate as more of a good is consumed. Okay, this is a more appropriate option. A is ज़्यादा appropriate option है, किधर गया, ये यहाँ पर हमारा ज़्यादा appropriate option है, so we will go for the A, not C. Which of the following can cause a rightward shift in the demand curve? जैसे मैंने बोला था ये demand curve है, ये rightward shift हुआ, है ना। सो इसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ के अलावा बाकी जितने भी सारे कंपोनेंट है वो यहाँ पर अफेक्ट करेंगे। तो उनमें से क्या है रीज़न, यहाँ पे देख लेते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब कुछ पॉजिटिव हुआ होगा, है ना, इसीलिए इंक्रीज़ हुआ है। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज़ बोलते हैं। तो इंक्रीज़ इन द कंज्यूमर, नहीं, डिक्रीज़ तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन इसलिए गलत। इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड, डिक्रीज़ इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस, डिक्रीज़ तो नहीं होगा, है ना, डिक्रीज़ इन कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द गुड, है ना। तो पहले ए और डी वैसे ही कट हो गया। तो यहाँ पर बी और सी देख लेते हैं। इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर एक गुड सब्स्टिट्यूट गुड है, अगर मान लो टी का अगर प्राइस, इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर एक टी का प्राइस बढ़ रहा है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पे। अगर ये कॉफ़ी वाला डिमांड कब है,
कॉफ़ी वाला डिमांड कर्व है, और ये हो गया टी वाला डिमांड कर्व। अगर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, किसके ऊपर, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड जैसे मैंने पेट्रोल बढ़ेगा तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे, साइकोलॉजिकली मैटर अफेक्ट करता है, काफ़ी इफेक्ट करता है मार्केट पे। ओके, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, लास्ट कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, व्हाट इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास क्या वो एक्चुअली विलिंग, क्या वो एक्चुअली पे कर रहा है और क्या वो उसकी हैसियत है पे करने की, है ना। तो ये सिंपल कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। मान लो उसके पास 1 लाख रुपये है, ही इज़ विलिंग टू पे, बट वो एक्चुअली क्या पे करता है, 10K, 10,000 का एक सामान लेता है, लेकिन वो 1 लाख तक कुछ सामान खरीदने के लिए हैसियत रखता है। तो ये विलिंगनेस है और ये एक्चुअल पे कर रहा है अगर किसी गुड पे, तो वो, और ये बचा हुआ 90,000 क्या हो जाएगा, उसका कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। ओके, द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर पे फॉर द गुड। ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग वुड कॉज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड। डिक्रीज, हाँ, डिक्रीज हमेशा याद रखना शिफ्ट के केस में बोला जाता है, ना कि मूवमेंट के केस में। तो शिफ्ट के केस में अगर यहाँ पर बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड, डिक्रीज कब होता है, एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम, नहीं, ये तो ऑपोजिट हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो नहीं, तो वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्राइस उसकी बढ़ गई तो वो, हाँ, नहीं, हाँ, ये हो सकता है, बी हो सकता है। इन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, नहीं, तो वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। ये डिक्रीज की बात कर रहा है, डिक्रीज इन द, सो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाता है, एन इंक्रीज इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्राइस। अगर कॉम्प्लीमेंट के गुड के अगर प्राइस बढ़ जाता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट करेगा और लोग कार कम खरीदेंगे, ठीक है, इसलिए वहाँ पर डिक्रीज इन द डिमांड तो गुड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स आर, इंफीरियर गुड क्या होता है, लेट्स रीड, अ गुड विथ लो क्वालिटी, यस, ये हो सकता है, ये सही ऑप्शन लग रहा है। गुड विच डिमांड डिक्रीजेस एज द, ये भी सही लग रहा है। और क्या है, गुड्स दैट हैव सब्सटीट्यूट, नहीं, ये गलत लग रहा है। गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस, नहीं, ये ग्रिफिन गुड नहीं है। हाईली इंफीरियर गुड नहीं लिखा है, तो सिर्फ इंफीरियर गुड लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी हो जाएगा। Okay, so next, moving to the next question. A good is considered elastic if its price elasticity demand is, a good is considered elastic if its price elasticity of demand is क्या, greater than 1, है ना, greater than 1 होगा, सॉरी, greater than 1 बोल रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, greater than 1, है ना। क्यों, good is elastic if its price elasticity demand is, है ना, यहाँ पर inelastic आता है, यहाँ पर elastic आता है ना, और यहाँ पर greater than 1 आता है। इस वाले पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट गिव्स हॉरिजॉन्टल, है ना, मार्केट डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, मार्केट डिमांड कर्व, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट गिव्स द मार्केट डिमांड कर्व, हाँ, यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल समेशन यहाँ पर थोड़ा ये ऐसा कर्व है ना, थोड़ा इस कर्व की बात हो रही है, ये मार्केट सारे इंडिविजुअल कर्व्स का समेशन है, मतलब कि बहुत सारे इंडिविजुअल कर्व्स को लेके ये बनता है, और इसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। और ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है, बट कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं माना जाता इसको। ओके, इफ़ 20% डिक्रीज, ओके, हम न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड कर्व, यहाँ पर क्या है, विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड कर्व को क्या डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। यहाँ पर डायरेक्टली बोला है ना, डायरेक्टली, हाँ, नॉट डायरेक्टली मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है ना, उसका प्राइस बढ़ेगा तभी जाके इसका प्राइस में इंक्रीज होगा, सब्स्टिट्यूट, अगर इसके प्राइस में बढ़ा तो इसका कम हो जाएगा, है ना, तो वाइस वर्सा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, for which type of goods does the demand increases as its price increases due to the perception of high quality status। तो मैंने बोला था, मतलब कि ऐसे वेबलन गुड्स होती हैं, है ना, वेबलन गुड लग्जरियस गुड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इस कैटेगरी में डाला जाता है। ओके, सो वर्टिकल डिमांड कर्व इंडिकेट्स परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, अब वी आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। What happens to the demand for a normal goods when there is a rise in the consumer income? What happens to the demand for a normal goods? वो it increases. Normal good जैसे ही पैसा आएगा तो घर पे फ्रिज पंखा सारा अपग्रेड होने लग जाता है ना, तो that's it increase. Okay, so which of the following is not a characteristic of normal good? Demand decreases as the consumer increases. Opposite होता है, it has a positive income elasticity. हाँ, elasticity. Okay, it is often considered luxury item. Demand decreases as the income decreases. Okay, यहाँ पर B ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है।
है ना। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है, इनकम बढ़ने के साथ साथ और डिमांड भी बढ़ जाता है। ओके, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव इनकम को पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बोला गया है। ओके, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिमांड व्हेन देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर फ्यूचर प्राइसेस। जब पता चलता है भविष्य में कोई एक गुड्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तुमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल फ्यूचर में देखे होंगे, अपने लाइफ में देखे होंगे, जब कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशन मार्केट में क्रिएट किया जाता है, अभी अभी ये सामान खरीद लो नहीं तो भविष्य में इसका प्राइस बढ़ेगा। तुमने बहुत बार सुना होगा कि अभी सॉल्ट खरीद लो, फ्यूचर में सॉल्ट की प्राइस बढ़ने वाली है, समथिंग 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 लाइक दैट। तो उस टाइम क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोग सब ज़्यादा खरीद के उसको स्टोर करने लग जाते हैं। एक कंस्पिशियस कंजप्शन होता है, इसको डर के मारे खरीदते हैं, वो एक रेशनल कंजप्शन नहीं होता है। ओके, सो रेशनल कंज्यूमर का मतलब कौन होता है, जो कि ठंडे दिमाग से सोचता है, ज़्यादा मतलब किसी मजबूरी में नहीं, किसी इन्फ्लुएंस में आके नहीं, ठंडे दिमाग से चीज़ें खरीदता है। दैट्स कॉल्ड रेशनल कंजप्शन। ओके, विच आर द फॉलोइंग्स रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Which of the following represent the concept of unit elasticity of demand? Unit elasticity of demand क्या होता है? The percentage change the quantity demand is less। ये तो पहले ये वाला वर्ड देख के पहले इसको काट दो। इक्वल वाला सही लग रहा है, इक्वल वाला वर्ड इज ग्रेटर देन वैसे ही गलत है ये। क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज द प्राइस। ओके, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, विच सिनेरियो वुड कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, है ना, मैंने बोला था शिफ्ट टू द लेफ्ट या फिर डिक्रीज, है ना, सब इसी में आता है। ओके, इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम, इंक्रीज होने से वो पीछे की तरफ चल जाएगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, एक हाँ हो सकता है दूसरे के प्राइस में बढ़ेगा तो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन तब क्या राइट वर्ड शिफ्ट होगा ना। हाँ, तो इसका मुनाफा होगा तो इसके प्रोडक्ट का ये तो हमारा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिक्रीज इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द गुड, लोग, हाँ ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, लोग एक चीज़ को ख़रीदना कम कर दिए। मान लो कि पहले डब्बा वाला टीवी आता था, डब्बा वाला टीवी आने के मतलब कि जब एलसीडी आने लगा तो लोग डब्बा वाला टीवी नहीं खरीदने लगे, है ना। तो उसका लोग उसको कम प्रेफर करने लगे, उसके कंज्यूमर उसको कम खरीदना प्रेफर करने लगे, तो उसका डिमांड कर क्या पीछे की तरफ शिफ्ट होने लग गया, शिफ्ट टू द लेफ्ट होने लग गया, है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर सी हो रहा है। और डी ऑप्शन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड इट्सेल्फ, तो उसका भी अगर जैसे कि यहाँ पर तो लॉ ऑफ डिमांड का डायरेक्टली रूल जो बताता है, अगर उसका प्राइस घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा ना डेफिनेटली, है ना, वही चीज़ है। ओके, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट आर इन्फ्लुएंस बाय किसके, बहुत सारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस किससे होता है। आप अगर एक टॉफ़ी खा रहे हो, दोस्तों में आपके दोस्तों के बीच में उससे बात होती है, मान लो अब बचपन की बात चलो करते हैं, तुम्हारे कोई एक दोस्त अगर एक टाइप का पेन लाता है तो आप सब उससे इन्फ्लुएंस होते हो, घर पे जाकर जिद करते हो मम्मी ऐसा वाला पेन चाहिए हमें, है ना। तो वहाँ पर उसका टेस्ट या फिर उसका टिफ़िन मान लो, वहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी माना जाता है ना। तो अब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कोई एक टाइप का टॉफ़ी लाएगा तो आपको टॉफ़ी अच्छी लगी तो आप डिमांड करोगे, है ना। तो यहाँ पर इधर आप वो कहे वो एडवर्टाइज़ देख के आए होंगे वो चीज़ को, या फिर कल्चरल फैक्टर वो चीज़ आपने देख ली, स्कूल में देख लिया, या फिर आपके कल्चर में वो चीज़ अपनाई जाती हो, या फिर ट्रेंड एंड फैशन जैसे कि आपके किसी दोस्त ने अगर वो टॉफ़ी ला के लाया है और आपको खाया और आपको पसंद आया तो आपके मन में इन्फ्लुएंस हो गए, या फिर वो पेन आपने देख लिया है ना। तो वो ट्रेंड एंड फैशन सब कर रहे हैं तो हम भी करना है, कल्चर आपके सोसाइटी में वो चीज़ चल रही तो आप इसीलिए खरीद रहे हो, एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।